हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट हिंदी का है, जो गद्यांश और पद्यांश हमारे पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 15 नंबर के होते हैं। मतलब कि 10 नंबर जो होता है हमारे गद्यांश से बन जाता है और 5 नंबर पद्यांश से, जिसे काव्यांश भी बोलते हैं हम लोग। तो इसे हम बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इन्हीं दो टॉपिक से हमारे 15 नंबर बनने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं से, और ये 10 क्वेश्चन हमारे 10 नंबर हमको दिलाएंगे। 30 में से अगर हमको 15 नंबर केवल 2 टॉपिक से मिल रहा है तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना उसको। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना गद्यांश। तो हमारा जो गद्यांश है, गुलजारी जी क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। ये गुलजारी जी से प्रश्न पूछा गया है। गुलजारी जी क्या कहते हैं, देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ। मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक को सामने रख कर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ, वह है कम्युनिकेशन। अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखक को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइल आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो गुलजारी जी की बात है ये। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, और हमें अपने मन से आंसर नहीं करना है। हमारे जो गद्यांश दिए गए उसे पढ़कर और उन्हीं में से ढूंढकर हमें क्या करना है, आंसर भी देना है। ठीक, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। पहला ऑप्शन है फिल्म बनाने वाले के, दूसरा ऑप्शन है स्वयं उनके, तीसरा ऑप्शन है मीडिया के, चौथा ऑप्शन है पाठकों के। तो ये हमने पहले देख लिया है। यहाँ पर देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ। ठीक, मैं पहले यही तय करता हूँ, तो इसमें उनके जहन में कौन होता है, वो स्वयं होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के बारे में लिखते हैं। ठीक, तो स्वयं उनके होते हैं। जो गुलजार लिखते हैं तो जो उनके विषय होते हैं वो स्वयं के होते हैं। ठीक, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है, लेखक पाठक की उपेक्षा करता नहीं, वो उपेक्षा नहीं कर रहा है। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए नहीं, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती हैं। लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता नहीं। लेखक ये कहता है कि जो मुझे महसूस होता है, जो हमारी संवेदनाएं हैं, मेरी जो अनुभूति है, मैं उसे केंद्र मानकर लिखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो लेखक की संवेदनाएं जो महसूस करता है उसे केंद्र मानकर वो लिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या है अभी हम देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन। क्या है, कम्युनिकेशन है, जो कि इसे हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, संप्रेषण। मतलब संप्रेषण किसे कहते हैं, तो जो हम अपने जब दो व्यक्तियों के बीच विचारों या भावों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। और इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो दूसरी बात उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बताई, तो उन्हें कम्युनिकेशन बताई थी, मतलब संप्रेषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन हमारा है किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है लोगों तक वह बात पहुँचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना, वह सुंदर तरीके से कही जाए। तो किसी भी कला का क्या लक्ष्य है,
तो किसी भी कला का लक्ष्य होता, हमने अभी यहाँ पर देखा कि वो सभी लोगों तक जो भी हो, वो सभी लोग मतलब जो जितने भी पाठक या लोग हों उन तक वो बात पहुँचे, मतलब लोगों तक वह पहुँचे। ठीक, कोई भी कला हो। अगला क्वेश्चन है कि गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं। पहला हुआ व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। अब हम अपने वहाँ पर देख लेते हैं गद्यांश में कि ये बात कहाँ कही गई है। यहाँ देखिए, आप अपनी ग्रोथ के साथ अहाता बनाते हुए हर फाइल आर्ट लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या था, एक मिनट देख लेते हैं दोबारा क्वेश्चन क्या था। लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं। अपने लेखन, गुलजार जी जो हैं अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं, मीडिया से जुड़े, मैं अपने लेखन को कसौटी पर रखता हूँ मीडिया से जुड़े होने के कारण। ये यहाँ पर एक मिनट, यहाँ देखिए, अपनी बात को, यहाँ देखिए, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ कि बात जो है वो कहाँ तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जो लेखक है वो इस बात पर कसौटी कसता है कि जो उसकी बात है वो हर पाठक के पास पहुंच रही है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या कहना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। गुलजार लिखने से पहले यह निश्चित करते हैं कि उन्हें क्या कहना है, अर्थात लेखन का विषय क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जेहन का क्या अर्थ है। जेहन का अर्थ है दिमाग, ख्याल, सपना या दिल। तो जेहन का जो अर्थ है वो क्या है, दिमाग। ठीक, कहते नहीं है कि ये बात अपनी जहन में आप लोग उतार लीजिए, मतलब अब ये बात अपने दिमाग में उतार लीजिए कि जो गलती की है आप लोगों ने दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब बहुत से लोगों को आपने डांटते हुए सुना होगा कि जब किसी दूसरे को से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें डांटते हुए क्या कहते हैं कि ये बात जहन में उतार लीजिए, मतलब अपने दिमाग में उतार लीजिए कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो वही है, जहन का क्या अर्थ है, दिमाग है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संगीत से विशेषण शब्द बना है। संगीत से विशेषण शब्द बना है, तो जो संगीत शब्द है उसका विशेषण क्या है। तो संगीत का विशेषण, पहला ऑप्शन है संगीतज्ञ, दूसरा ऑप्शन है संगीत वाला, तीसरा ऑप्शन है संगीतवान, चौथा ऑप्शन है संगीता। तो जो संगीत से बनने वाला विशेषण है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ये है, संगीतज्ञ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। मतलब कि निपात का मतलब ये होता है कि जो वाक्य है उस पर अगर उसमें वाक्य पर बल देना हो या किसी बात पर जोर देना हो तो हम निपात की लगा देते हैं। जैसे भी हो गया, ही हो गया, तो हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, निपात हैं। ठीक, तो, ही, भी, ये सब हमारे निपात हैं। जैसे ये जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन कि कहने, क्या दिया गया है, एक सेकेंड, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो निपात की क्या परिभाषा होती है, जब किसी वाक्य पर बल देना हो तो उसे वहाँ पर हम निपात लगा देते हैं। जैसे ये जो हमारा वाक्य दिया गया है कि कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, अगर इस वाक्य में से तो और ही हटा दें तब भी वही कहा जा रहा है, कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए। तो
बात तो वही है, लेकिन अब इस बात पर हमें क्या करना है, बल देना है, इसको और अधिक महत्वपूर्ण बनाना है, मतलब और अधिक प्रभावी बनाना है। तो हम निपात का प्रयोग कर दिए हैं। कहने का ऐसा तरीका, तो बल दे रहे हैं, होना ही चाहिए। ठीक, तो ही का जब हम प्रयोग कर ले तो इस बात पर हम बल दे रहे हैं कि हाँ ऐसा तरीका होना ही चाहिए, ज़रूरी है। तो इसमें जो निपात, हाँ आशा करती हूँ निपात का जो अर्थ है, सॉरी परिभाषा, वो आपको समझ में आई होगी कि जब वाक्य पर, किसी वाक्य पर बल देना हो तो वहाँ निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे भी हो गया, ही हो गया, तो हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी निपात में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तो ही, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों शब्द हमारे निपात वाले दिए गए हैं। ठीक, जैसे राम स्कूल जाएगा, राम भी स्कूल, जैसे राम स्कूल जाएगा एक वाक्य साधारण सा है, राम स्कूल जाएगा, तो हाँ राम के स्कूल जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम भी जो निपात है इसे जोड़ दें, राम भी स्कूल जाएगा, मतलब इस बात पे बल दिया जा रहा है कि हाँ स्कूल वो भी जाएगा। ठीक, तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, तो आगे हमारा जो है वो क्या है, ये काव्यांश है, ये जो हमारा 5 नंबर का आता है। ठीक, अब हम अपनी कविता देखेंगे कि जो हमारी कविता दी गई वो क्या है। जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो ये रही हमारी कविता। इस कविता से भी हमारे कितने क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे। अभी हमने 10 क्वेश्चन देखा जो कि हमारे गद्यांश से थे, और 5 क्वेश्चन हमारे कविता से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। जंगल घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जानवर घटने लगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। परिंदे मतलब पक्षी की बात कही जा रही है। तो ये तीनों चीज़ घटने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है, इंसान खूब तेज़ भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। तो यहाँ जो इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का जो भाव है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। ठीक, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जंगल के प्रति, या उपरोक्त में से सभी के प्रति। तो यहाँ जो हमारा कविता है उसमें कहा गया है कि प्रकृति किसी के साथ, मतलब चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे जंगल हो, चाहे परिंदा हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उगाए हैं, इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है, प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते हैं, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे। तो जो अब कहाँ जाते जंगल, इसका जो भाव है वो ऑप्शन नंबर बी है, अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है, वन, कानन, अरण्य और बगीचा। तो अगर हम जंगल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जंगल का जो हमारा पर्यायवाची शब्द है कौन कौन सा है, कानन, वन, अरण्य, ये हमारे क्या हैं, जंगल के पर्यायवाची। लेकिन जो हमारा बगीचा शब्द दिया गया है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने गद्यांश और पद्यांश देखे जो कि हमारे
15 नंबर के क्वेश्चन हैं और इसमें से जो हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार बनते हैं। और हम अगली वीडियो में फिर हम एक गद्यांश और एक मतलब कविता का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि हमारे इन्हीं दोनों से 15 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बात सभी को पता है, तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि कभी कभी पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा, मतलब इन्हीं गद्यांश में से पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, विलोम भी पूछा जा सकता है, और जो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये सब गद्यांश और पद्यांश से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है और इन्हें जो हमारे गद्यांश और कविता होती है उसे ध्यान से पढ़ना है कि एक बार हम पढ़ लें तो बार बार हमें गद्यांश में आंसर ढूंढना ना पड़े जब क्वेश्चन पढ़े। ठीक, तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो थी यही तक थी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।